दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो अभी यूपी ट्रिपल एससी का रिसेंटली एक पेपर हुआ है, उस पेपर के इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जीएस के कुछ क्वेश्चनों को लेंगे, ताकि जो अभी अक्टूबर में यूपी ट्रिपल एससी का पैट एग्ज़ाम होगा वहाँ आपको कुछ हेल्प मिल सके। इसलिए हम इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन उस तरीके से करेंगे ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वहाँ आए और आप उसे अच्छे से टैकल कर सको और सही आंसर पर पहुँच सको। ठीक है, तो इसमें जो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 जो क्वेश्चन है जीएस का, इसमें इन्होंने दिया कि विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर है स्तर विन्यास। इन्होंने अनुक्रम, चरमोत्कर्ष और पुरोगामी। अच्छा, जैसे चरमोत्कर्ष है, चरमोत्कर्ष का मतलब होता है जो सबसे ऊपर जो होता है, चरमोत्कर्ष का मतलब है जो अपनी अधिकतम ऊंचाई को छू ले। और अनुक्रम का मतलब क्या हुआ? अनुक्रम का मतलब होता है कि जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे जो लाइन जो होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था ऊर्ध्वाधर वितरण को। ऊर्ध्वाधर वितरण जो है कि उस ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? तो इसका मतलब, इसका आंसर हो गया स्तर विन्यास। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि खालिस्तान रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। तो मतलब वो क्या होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं: पक्षाभ मेघ, वर्षा मेघ, स्तरीय मेघ और कपासी मेघ। यदि इसका एक लाइन में आंसर बताऊं तो इसका आंसर क्या है? कपासी मेघ है। बाकी जो 4 ऑप्शन है इनको भी, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या है और क्या है। देखो, जैसे ये पक्षाभ जो मेघ हैं, पक्षाभ मेघ सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और लघु हिमकणों द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, जो ये पक्षाभ मेघ है ये लघु हिमकणों द्वारा निर्मित होते हैं और सबसे ऊंचाई पर, और रेशम की तरह दिखते हैं। ये बात ध्यान रखने की है, जो कि जो ये मेघ हैं, ये मेघ रेशम की तरह दिखते हैं। अच्छा, अब आ जाओ वर्षा मेघ। वर्षा मेघ गहरे भूरे रंग वाले होते हैं, जो वर्षा मेघ होते हैं। स्तरीय मेघ 0 से लेके और लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये बादल होते हैं, जो स्तरीय मेघ जिनको बोला जाता है। अब आ जाओ कपासी मेघ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ये जो बादल हैं, ये बादल शीत वाताग्रह में निर्मित होते हैं और संवहनीय धाराओं के द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि जो आपके स्तरीय मेघ है ये उष्ण वाताग्रह द्वारा निर्मित होते हैं। देखो, डिफरेंस यही समझ के चलना है। इसी लेवल का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ भी आप उसको एक्सप्लेन कर सको, को आंसर तक पहुँच सको। अच्छा, जो स्तरीय मेघ है ये उष्ण वाताग्रह द्वारा हैं, और जो आपका ये कपासी मेघ है, कपासी मेघ आपके क्या हैं? शीत वाताग्रह द्वारा निर्मित होते हैं, यानी शीत वाताग्रह के कंडीशन में होते हैं। अच्छा, वर्षा मेघ जो हैं ये गहरे भूरे रंग के होते हैं, और ये जो मेघ ये आवाज़ नहीं करते। वे बादल हैं जो आवाज़ नहीं करते। बोलते हैं ना कि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो इनकी जो कंडीशन है वर्षा मेघ की, सेम वही कंडीशन है। अगला क्वेश्चन, इसमें अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? इस क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है, सॉरी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो उससे भी फिर आंसर लगाया जा सकता है। वैसे इसका आंसर ए है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो रायबरेली में है, उत्तर प्रदेश का जो एक डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली, वहाँ ये पक्षी अभ्यारण्य है। अच्छा, एक वेदांतलांगल जो ये पक्षी अभ्यारण्य है ये चंगेलपट्टू तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक जगह है चंगेलपट्टू, वहाँ ये स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, अच्छा, एक सी जो है वो घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य, ये बेलगाम कर्नाटक में है, और ये जो अभ्यारण्य है ये क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। क्रेन जो सारस उनके लिए फेमस है। अच्छा, एक अभ्यारण्य है जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, तो हमने जो था वो लगा दिया। अब ऐसा भी आ सकता है आपके पीटी यूपी ट्रिपल एससी पैट में कि निम्न में से ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो उनमें से 3 तो दे देगा आपके उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य,
और बाकी एक अलग जगह का रख देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ वहाँ आपके काम आ सकती है। फिर ऐसा भी दे सकता है कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा बुक में से भी आप देख लेना इनको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है। जो पृथ्वी की परतें होती हैं, पृथ्वी के मुख्य रूप से 5 परतें हैं, और 5 परतों में से पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी वायुमंडलीय परत है जो ओजोन परत को अधिकतर केंद्रित, यानी जहां ओजोन परत सबसे ज़्यादा केंद्रित रहती है। अच्छा, जो ओजोन परत है उसका मेन कार्य क्या होता है कि ओजोन परत का मेन कार्य होता है कि जो यूवीज हैं, सूर्य से आने वाली जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उन किरणों को से मानव शरीर की त्वचा की रक्षा करना। वो समताप मंडल में ये सबसे ज़्यादा केंद्रित होती है, ठीक है। जो पृथ्वी का सबसे पहला जो परत होती है वो क्षोभ मंडल होती है, और क्षोभ मंडल के बाद ही आपका समताप मंडल है, और समताप मंडल के बाद फिर आपका मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल जो बाह्य सबसे बाह्य मंडल है, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा कि एक खाद्य श्रृंखला से विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला में जो इसका एक स्तर से दूसरे स्तर का जो ऊर्जा प्रवाह है, उसका जो अनुपात है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है पारिस्थितिकी दक्षता। इसके लिए मैंने एक प्लान किया है कि जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ये किसी भी एग्जाम में पारिस्थितिकी क्षमता और पारिस्थितिकी आत्मसात, ये इस टाइप के शब्दों को, इनकी परिभाषा को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो लाऊं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। तो वहाँ आप इसको अच्छे से समझ लेना, यहाँ इतना पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उतना समझ भी नहीं आएगा। तो ठीक है, वहाँ में कि इसका ऊर्जा का जो अनुपात है, एक स्तर से जब दूसरे स्तर को ऊर्जा पर जाती है तो वहाँ 10% का लॉस होता है। तो वो ऊर्जा दक्षता का जो नियम है वो 10% का नियम, ऐसा कुछ बोला जाता है। उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तब वहाँ आप इसको देख लेना। तब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। तो इसका आंसर है ए, वायनाड एयरपोर्ट। ये आपका जो केरल साइड में जो है वहाँ ये एयरपोर्ट है। ये पूर्ण रूप से सोलर पैनल जो है सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित है। ये भारत का पहला हवाई अड्डा है ऐसा। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कहा कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड खालिस्तान है, सीधा पिरामिड है या आंशिक सीधा पिरामिड है या उल्टा पिरामिड है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, उल्टा पिरामिड है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड हैं और थोड़े से हार्ड भी हैं, तो इसलिए इनके लिए मुझे एक वीडियो अलग से बनाना जिसमें आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो बेस है ना, इन क्वेश्चनों को जो बेस है मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट आप समझ लेना कि जो ये पिरामिड है ये उल्टा पिरामिड है, ठीक। अच्छा, जो ये क्वेश्चन अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लो। ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो और हम उन्हें नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है, और यदि हम इन्हें कर लेते हैं तो ये मानो कि हम दौड़ में सबसे आगे हैं। ये वे क्वेश्चन है सिलेक्शन वाले जो क्वेश्चन। अच्छा, अब एक तो सबसे पहला पॉइंट दिया इन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उन यूएनएससीओ की जो लिस्ट है, विश्व धरोहर जो सूची है, उसमें भी इसको जगह मिली हुई है 1950 में, और 1985 में, और 1950 में ये स्थापित हुआ था, ठीक है। यानी जो ये नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क 1985 में जो संरक्षण सूची है, विश्व धरोहर की सूची है, उसमें इसको जगह मिली हुई है। और ये 2007 में टाइगर रिजर्व बना था। 2007 में ये टाइगर रिजर्व बना था, यानी लेटेस्ट ये टाइगर रिजर्व बना था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 1955 में स्थापित हुआ और 1973 में ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। अब आ जाओ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है पेरियार नेशनल पार्क जो है वो केरल राज्य में सिचुएटेड है, और 1950 में स्थापना हुई इसकी, और 1978 में ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन है दचीगाम। दचीगाम जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये 1981 में स्थापित हुआ था। ये अभी तक टाइगर रिजर्व घोषित नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हुआ डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है खालिस्तान कहा जाता है। देखो दोस्तों, जो वन में जो वनस्पति पाई जाती हैं उन वनस्पतियों में 5 परतें होती हैं, यानी 0 से लगा के 40 मीटर तक के जो वनस्पतियां हैं वन के अंदर, उनमें 5 परतें होती हैं। जो सबसे नीचे जो परत है, ये परत है फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है, जस्ट उसके ऊपर जो परत होती है वो होती है सर्ब, और उसी के ऊपर अंडर स्टोरी, और इस जस्ट उससे ऊपर कैनोपी, और सबसे ऊपर होती है आपकी हर्ब। ठीक है, यानी अब इन्होंने पूछा क्या है कि निम्न वितान, यानी अंडर स्टोरी के जो नीचे है ये वाला, ये 20 से नीचे वाली जो है उसे क्या कहा जाता है। इसका आंसर है बी। ठीक, अच्छा, इसी की जो इमेज है हमने उसे थंबनेल पे सेट किया हुआ है, वहाँ भी आप देख लेंगे बहुत अच्छे से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि वन में 5 परत हैं और 5 में से किसे पूछा गया है। इसमें तो ये पूछ लिया कि निम्न वितान के नीचे कौन सी होती है, यानी अंडरस्ट्री के नीचे कौन सी है, तो वो आ गया आपका सर्व लेयर। यदि ये पिक आपके माइंड में सेट हो जाए तो फिर किसी क्वेश्चन में पूछ लेगा कैनोपी के नीचे कौन सी होती है, तो वो भी अब आप ध्यान कर लोगे। ठीक है ना, कैनोपी एक जैसे मतलब आपका छतरी नुमा होता है ना, उसके नीचे वाली को ऐसा बोलते हैं ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, बी हुआ। इसी में अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। जो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेड पांडा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उस क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि रेड पांडा है क्या। रेड पांडा के बारे में एक दो बात यदि हम समझ सके तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रेड पांडा जो है वो मतलब सिक्किम का राजकीय पशु है। एक तो ये बात ध्यान रखने की है, किसी भी क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है कि रेड पांडा कहाँ का राजकीय पशु है या सिक्किम का राजकीय पशु क्या है, तो रेड पांडा है। ये हिमालय की जो दक्षिणी चोटी है वहाँ पाया जाता है। ये शर्मीले स्वभाव का एक जानवर होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि रेड पांडा एक तरीके से और चर्चा में रहा है, क्योंकि रेड पांडा के जो कुछ इन्हें लाके एक पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचाई पर जो स्थित नेशनल पार्क है उसका नाम है सिंगलीला, उसमें छोड़ा जाएगा, तो उस वजह से ज़्यादा चर्चा में था, शायद इसी वजह से क्वेश्चन पूछ लिया होगा। अच्छा, अब इसके आंसर की यदि बात करें तो इसका आंसर में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ये नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। जो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और नागपुर महाराष्ट्र में है। जबकि जो रेड पांडा है ना, ये रेड पांडा हिमालय के एरिया का जो आपका सिक्किम नेपाल हो गया और इस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, असम के एरिया में। लेकिन वहाँ ये है कहाँ, ये नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, ये है आपका नागपुर महाराष्ट्र में है, तो यहाँ तो इसका काम बनता नहीं है, तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरा, अब जो ये पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, ये पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहाँ है, ये गोदावरी आंध्र प्रदेश में, गोदावरी जिला जो है ना वहाँ आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये भी शायद इसका आंसर नहीं है। अच्छा, अब ये ऑप्शन सी जो है ये हो सकता है। खांगदेजोंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सिक्किम में सिचुएटेड है और ये यूनेस्को की धरोहर सूची जो है उसमें भी शामिल है। ठीक है, वैसे इसका जो वन लाइनर देखें कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा, सागर माथा भी इसमें आ जाता है कि सागर माथा भी इसके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें जो ये है ये इसका आंसर हो सकता है सी। ठीक है, आप देख लेना इसको। और अब मैं एक बात और बता दूं, जो ये नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है ये 1975 में स्थापित हुआ था, और जो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका 1978 में हुआ था, और ये जो खांगदेजोंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका 1977 में हुआ था। कहीं इसलिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि कहीं असेंडिंग डिसेंडिंग में आ जाना जो वहाँ ना पूछ ले, पीसीएस लेवल का जो पेपर है उसमें बहुत जल्दी पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में है और 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ मैंने लिखा है कि सबसे छोटा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बटन है, दक्षिण बटन द्वीप, ये 2 मीटर वर्ग मीटर में फैला हुआ है बस। ठीक है, जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ये दक्षिण बटन द्वीप है और ये केवल 2 मीटर वर्ग स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है बस। अच्छा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका उत्तराखंड में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ये एकमात्र जो एशियाटिक लोयन है उनके लिए प्रसिद्ध है। केवल इंडिया के अंदर एशियाटिक लोयन कहाँ, इस गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कई बार इसको बहुत बार अपने ग्रुप में शेयर किया था इस एग्ज़ाम के होने से पहले, और ये आगे भी किसी पेपर में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें, ये यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, पीसीएस में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत चर्चा का पॉइंट था ये पिछले काफ़ी दिनों से। इसमें क्या हुआ, ये जो ये आपका दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से वहाँ एक देश है नामीबिया से जो ये चीता है, ये क्या नाम, अफ्रीकन चीता है, इनको मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है उसमें लाया जाना था। ये पहले बहुत चर्चा में रहा था। तो अभी जो 12 अगस्त को इनको शायद 12 या 13 चीतों को उसमें रिलोकेट किया गया, उन्हें लाया गया है। 70 साल के बाद ये इनको, जो ये अफ्रीकन चीता है, ये इंडिया में लास्ट बार शायद 1952 में लास्ट बार देखा गया था। ठीक है, उसके बाद से सरकार ने प्लानिंग की, कई बार समझौते हुए, तो लास्ट में फाइनल क्या हुआ, जो चर्चा, ये अभी 12 अगस्त में 12 या 13 चीतों को एमपी मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। इसके लिए स्टार्टिंग में 3 नेशनल पार्क को रजिस्टर किया गया कि इन 3 में लाया जा सकता है। फिर चेक किया कि कहाँ इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, तो फिर फाइनल क्या हुआ कि कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश का है वहाँ सेट किया गया है। ठीक है, अगली वीडियो हम जो यूपी SSSC का जो पैट पे एग्ज़ाम हुआ था ना लास्ट ईयर, उस पर लेकर आएंगे। जो उसमें 2 शिफ्ट के जो पेपर हुए थे, दोनों में जो जितना जीएस पूछा गया है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर ज़रूरतमंद बच्चों के पास इसको शेयर करें। थैंक यू।